कंज्यूमर बच्चों को तो पासपोर्ट मांग रहे हैं वो लोग। आपने जो वो देखा ना पासवर्ड होता दिख पा रहा था। ये फोन कॉल कर रहा था, इसी पे जाओ सर वापस। अब इस पे जाओगे ना, पासपोर्ट यही है, ये आपका नाम है सर। रिएक्शन पार्टिसिपेंट्स पे जाओ, चुप कर। इनवाइट कॉपी इनवाइट लिंक, अभी तो कह रहा वो मुझे लगा आपका यूजर नेम है। वो वैसे यूजर नेम नहीं लग रहा था वो। बताओ क्यों बोल रहा है। D4 कैपिटल में एक्सेल Y4। ठीक है सर, अब तो उनके पास पहुंच गया। हाँ अब तो पहुंच गया। अब आप आराम से मेरा पासवर्ड। हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। अरे आवाज नहीं आई, क्या हुआ? हाँ जी, आज का जो चैप्टर है हमारा द इजीएस्ट वन, जैसे कंसिडरेशन आप लोगों को बहुत इजी लगा था, ये बिल्कुल इजीएस्ट वन है। पीछे जितनी आप लोगों ने मेहनत की है, पीछे जितनी मेहनत की है उसका एक रिजल्ट है। और बेटे बात ही नहीं प्लीज, उसी में से आपको बहुत सारे इफेक्ट्स निकल कर आएंगे कि वहीं से निकल कर आ रहा है सारा कुछ। चैप्टर का नाम क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस क्या था? फुलफिलिंग आवर ऑब्लिगेशन, है ना। जो प्रॉमिसर ने ऑब्लिगेशन किया वो फुलफिल करना। किसको? प्रोमिसी को, या प्रोमिसी ने प्रोमिसर, जब रिवर्स चलता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप गए एक प्रॉपर्टी खरीदने, तो उसमें क्या चलेगा? मेरी तरफ से प्रॉमिस हो गया कि भाई आई विल पे यू मनी, और आपकी तरफ से प्रॉमिस हो गया यू विल ट्रांसफर द टाइटल। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वही परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपलेस्ट है, लेकिन छोटी छोटी बातें इसके लिए हम लिखते हुए चलेंगे और साथ में सेक्शंस के साथ चलेंगे इसको। आओ जी, सबसे पहले हेडिंग डालिए, चैप्टर के नाम डाल दीजिए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जो भी मैंने क्या कहा कि फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक ही क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन। हाँ जी, यहीं से लिखते हुए चलना है, छोटा छोटा ब्रीफ बताता जाऊंगा। बहुत इजी है, कुछ भी इनमें खास ज्यादा नहीं है। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 37। बड़ा सर इसका पॉइंट 1, here parties to the contract either perform or offer to perform, either perform or offer to perform। मैंने बोला है here parties to the contract either perform or offer
टू परफॉर्म, या तो मैं करूंगा या ऑफर करेंगे, ठीक है जी। देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, प्रोमिसेस। इसमें इतना सही है। 37 हमें क्या कह रहा है, सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि आपके जो प्रॉमिस है उन्हें फुलफिल करना है, सिंपल। बाकी सारा एक्सप्लेनेशन है। एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, ए प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ ₹1 लाख। यहां थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाल रहा है जो अभी इसको ऐड करवाएंगे। ए डाई बिफोर दैट डेट। प्रॉमिस क्या था कि मैंने इस पर्टिकुलर डे पर ट्रांसफर करनी है, डिलीवरी ऑफ गुड्स करनी है, लेकिन ए की डेथ हो गई। बिजनेस डीलिंग है, तो यहां पर सिचुएशन ये बनती है कि आप जो गुड्स की ट्रांसफर है कौन करेगा, उसके लीगल ईयर्स, किसको, बी को। वो ये नहीं कह सकते कि ए की डेथ हो गई, अब नहीं हो सकता। सर एक केस था बोल्टन वर्सेस जोन्स, थोड़ा बहुत आसपास का ही था। क्या था उसमें, बोल्टन वर्सेस जोन्स में क्या हुआ था? ये क्या कहते हैं, जैसे ना बोल्टन जो है वो उसने कंपनी जो टेक ओवर कर ली थी, तो फिर जब उसने क्या कहते हैं उससे प्रीवियस ओनर जो था उसकी कोई डिलीवरी, वो वहां पर स्पेसिफिक था, वहां पर स्पेसिफिक था कि जो भी परफॉर्म करना है सिर्फ और सिर्फ बोल्टन ने करना है। तो सर यहाँ पे बल्कि बोल्टन नहीं था, बोल्टन तो नेक्स्ट था, उससे पहले जो था उसको कहा था ब्रोकर हर्ट्ज को। यहां पर ऐसा सिचुएशन नहीं है, ये बिजनेस की बात हो रही है। आप थोड़े से रिफाइंड हो गए ना केसेस, कि जब मान लीजिए डीलिंग हुई है, गुड्स को देना है, तो अगर डेथ हो गई तो उस केस में क्या होगा, यहां पर आएगा, अभी आगे एक पॉइंट आएगा। अगर कॉन्ट्रैरी जा रहा है कुछ, तब तो ये नहीं बनेगा, लेकिन अगर उस तरह से कोई दूसरे लॉ को इफेक्ट नहीं कर रहा तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि बिजनेस डीलिंग है। बिजनेस डीलिंग तो ऐसे बहुत सारी खत्म हो जाएंगी फिर, तो वहां पर इसको एग्जेम्प्ट किया गया है कि भाई बिजनेस डीलिंग है, कंप्लीट होने दो। अभी आएगा जो आप कहना चाह रहे हो वो अलग चीज है, वहां पर ऐसा कोई सिचुएशन थी नहीं। खैर जो आप कह रहे हैं वहां पर तो स्पेसिफिकली ब्रोकर हर्ट्ज को किया गया था ऑफर, ठीक है। अब देखो इस केस में कह रहा है ए डाई बिफोर दैट डे, एज रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स। तो इस सिचुएशन में क्या आ रहा है, तो एक नोट लिख लीजिए, छोटा सा नोट। इन केस ऑफ promisor dies, in case of promisor dies, in case of promisor dies, his legal representative must fulfill the promise fulfill the promise। ब्रैकेट में लिखो unless, जो अब आप जो की चीज कहने जा रहे हो, unless contrary intention appears, unless contrary intention appears, unless contrary intention appears, आ रहा हूं बिफोर द, फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, contrary appears before from the contract। ये सिचुएशन कब हो सकती है, A promised to marry B but unfortunately A dies। लॉ उसको मना कर रहा है ना कि अब आप ये नहीं कर सकते, जैसे पुराने जमाने में होता था कि डेथ हो गई तो उसके छोटे भाई या बड़े भाई को बिठा दिया, या छोटी बहन या बड़ी बहन को बिठा दिया कि शादी तो कंप्लीट करनी करनी है। पुराने जमाने की बातें हैं, पुराने जमाने की बातें हैं। अब आप कंपेल नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते थे कि इसके जो रिप्रेजेंटेटिव है जी सारी प्रॉपर्टी तो बड़ी बहन की छोटी बहन के पास जा रही है, तो छोटी बहन को सारे लीगल ऑब्लिगेशंस उसी को फुलफिल करने पड़ेंगे। यहाँ पर कॉन्ट्रैरी हो गया, ठीक है। इस तरीके के ये एक एग्जांपल आप चाहो तो लिख लेना। समझ के बाद इन्होंने जो पूछा था अब आपको याद रहेगा,
तो सेक्शन 37 इतना ज्यादा वाइड नहीं है। सेक्शन 37 सिर्फ इतना सा आपको कह रहा है कि जो भी ऑब्लिगेशंस हैं पार्टीज को फुलफिल करने, बहुत सिंपल। तो कंक्लूड में क्या कह रहा है सेक्शन 37? जस्ट फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशंस बाय द पार्टीज। आ जाओ, एक एग्जांपल ये भी पढ़ लीजिए, एक एग्जांपल ये भी पढ़ लीजिए, ये भी आपके उसमें आएगा। यहां पर देखो, एमएफ हुसैन साहब थे, पेंटिंग करते थे। अब एमएफ हुसैन एक पेंटर थे बहुत बड़े। अब उन्होंने अगर पेंटिंग का आपके साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया कि ही विल डू पेंटिंग फॉर यू, कोई भी पोर्ट्रेट है, कुछ भी बनाना है। अब ये मान लीजिए एग्रीमेंट हुआ था डेथ से पहले का, उनकी डेथ से पहले का, और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। अब आप किसको लायबल ठहराओगे कि पेंटिंग बनाओ? किसी को नहीं बिठा सकते। उसके अगर मान लीजिए कोई लीगल ईयर्स है, उनको भी नहीं बिठा सकते, बिकॉज क्योंकि वहां पर सिचुएशन क्या बन रही है? स्किल्स। वो स्किल्स जरूरी थोड़ी है कि जो स्किल एमएफ हुसैन का आपके पास हो वही स्किल्स उनके लीगल ईयर्स के पास होंगे। तो एक छोटा सा नोट हो लिख लीजिए, इन केस ऑफ पर्सनल स्किल्स, in case of personal skills, legal heirs are not bound to perform. Legal heirs, legal representative लिख लो। legal heirs मतलब वारिस, legal representative वही है। legal representative are not bound to perform it, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सेम वैसे ही पेंटिंग करें। अब क्वेश्चन ये आता है, कई एक बच्चे ने लास्ट क्लास में ये पूछ लिया था एक दूसरी जगह कि सर अगर फिर भी हम बाउंड करना चाहें तो वो क्वेश्चन चेंज हो गया। अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉमिस की फुलफिलमेंट दूसरी पार्टी से हो तो आपका चेंज हो गया। अगर मान लीजिए वो हाथ खड़े कर दीजिए मुझे तो आती नहीं, तब भी आप कह रहे हो नहीं नहीं तब भी आप ही करो, हमें कोई इशू नहीं है, हम तब भी नीचे लिख देंगे पेंटिंग डन बाय सो एंड सो। तो उस सिचुएशन में वो लीगली बाउंड नहीं है। उस सिचुएशन में एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी आज पढ़ा जाएगा। ये नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाएगा, पुराना कॉन्ट्रैक्ट तब भी खत्म। स्किल्स सेम हो तो लीगली स्किल्स तो सेम कभी भी नहीं होते किसी के। स्किल्स सेम कहां होते हैं? सचिन तेंदुलकर का बेटा क्या वैसा ही खेलता है? हाँ, तो वो नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि वो उस चीज से अलग हो गया। फिर वो स्किल्स की बात आ रही है तो स्किल्स तो सेम हो ही नहीं सकते। आप इतने टाइम से सब चीजें देख रहे होंगे, स्किल्स आपके पेरेंट्स और आपके स्किल्स में बहुत फर्क होगा। तो आप सेम स्किल्स के लिए तो बाउंड कर ही नहीं सकते। फिर आप कहोगे कि नहीं जी तब भी करो, फिर आप कहोगे जी वैसी नहीं बनाई जैसी आपके पिताजी ने बनाई थी, तो इसलिए वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट करें। लिखो जी नेक्स्ट। ये तो एक सिंपल सा था, इसमें और कुछ नहीं। सेक्शन 37 में सेक्शन 38 क्या कहता है देखो, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ये लाइनें लिखते जाओ, इसमें बिल्कुल आप एकदम पढ़ते क्लियर हो जाता है। बस आपको ये समझना है कि अब क्या है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब ए बी को कह रहा है कि भाई मैंने जो अपना परफॉर्मेंस करना था तो प्लीज लेट मी डू इट फॉर यू, बट बी मना कर रहा है। बी मना कर रहा है, क्या होगा? वैसी सोच कर बताओ। इन जनरल ये सारा का सारा चैप्टर आपके ड्यूटीज के साथ चल रहा है, जो राइट्स एंड ड्यूटीज हमने पढ़ा है, ड्यूटीज के साथ। मैं अपनी ड्यूटी फुलफिल करने आ गया कि मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा कर रहा हूं, लेकिन आप मना कर रहे हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा? लिखो जरा, सेक्शन 38 क्या कह रहा है। Promisor offered to fulfill his obligation. Promisor offered to fulfill his obligation to the promisee. His obligation to promisee. यही हुआ अभी तो।
but not accepted by the promisee. But not accepted by the promisee. तो लिखो इसका एरो डालकर नेक्स्ट लाइन में लिखो, प्रॉमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। सिंपल यही दिख रहा है। अब आप मना कर रहे हो तो प्रॉमिसर को आप रिस्पॉन्सिबल कैसे ठहराओगे? क्योंकि आप मना कर रहे हो। प्रॉमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। प्रॉमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस नॉन परफॉर्मेंस के लिए। कैंसिल हो जाए। सुनो तो सही, सेकेंड एरो में लिखो, नॉर ही लूजेस his rights under the contract, nor he loses his rights under the contract। आपकी सवाल का 60-70% जवाब आ गया है। आप तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल का मतलब ये मान रहे हो कि मान लीजिए मैं आपके घर आया टीवी की डिलीवरी देने, आप टीवी की डिलीवरी लेने से मना कर रहे हो, आप टीवी की डिलीवरी लेने से मना कर रहे हो, तो मैं बाउंड नहीं हूं, मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। अब आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि पैसे वापस करो, इन्होंने टीवी डिलीवर नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। आई एम ऑफरिंग माई ड्यूटी। आप अपनी ड्यूटी कर चुके हो, आप पेमेंट कर चुके हो। पेमेंट कर चुके हो तो आप पेमेंट क्लेम नहीं कर सकते, और अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो मैं आपसे पेमेंट कोर्ट में ले लूंगा। समझ रहे हैं बात? ये रिफ्यूजल के इफेक्ट्स। थोड़ा टीवी लेने से मना कर दिया, फिर वो पैसे भी कोई देगा, पैसे भी कोई देगा। मैं कोर्ट तो लेकर जाऊंगा ना आपको। मैं पहुंचा हूं आपके पास डिलीवरी देने, आपके नाम का और बन चुका है सारा कुछ, सारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है। मैं अपनी तरफ से ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हैं, वो इफेक्ट आएगा, डोंट वरी। अब लिखो इसके बारे में नोट, फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। जल्दी जल्दी, फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। पहला, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी अब आप जो करने जा रहे थे, जो मैं ड्यूटी करने जा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड नहीं जा रहा हूं। इट मस्ट बी अनकंडीशनल, मैं वहां पर जाकर कोई नई कंडीशन नहीं लगा रहा हूं। इट मस्ट बी अनकंडीशनल। सेकेंड, made at proper time and place, made at proper time and place। ऐसा नहीं कि रात के 2 बजे मैं आपके घर को दरवाजा खटखटा रहा हूं, टीवी की डिलीवरी ले लो। प्रॉपर टाइम नहीं है। प्लेस, सर अनकंडीशनल के अलावा कोई और रिकॉर्ड बता सकते हो साथ में इसको ट्रैकिंग करके कि याद है? चलो बताते हैं, अभी आ जाएगा याद, बता देंगे, वो दिमाग में आने दो। जो चीज आप कह रहे हो चाह रहे हो ना। वैसे तो अनकंडीशनल का क्या बोले इसमें, अनकंडीशनल का एक्चुअली तो मीनिंग है कि मैंने और कोई कंडीशन नहीं लगाई। जैसे होता ना अनक्वालिफाइड और क्वालिफाइड, वो चीजें यहाँ पर आ रही है कि मैं अब जैसे जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट बेटा पूरी तरह से तैयार हो गया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई न्यू एडिशन नहीं कर रहे, आप न्यू कंडीशन नहीं लगा रहे हो। जैसे एक एग्जांपल मैंने क्या दिया अभी आपको कि रात के 2 बजे, वो प्रॉपर टाइम नहीं है। एक होता है प्रॉपर प्लेस, मैंने आपको घर का एड्रेस दिया है, मैंने आपको घर के एड्रेस की डिलीवरी दी है कि यहाँ पर आपको देना है, घर या ऑफिस, और आप जो है बाहर बस स्टैंड पर खड़े होकर कह रहे हो कि आ जाओ अपना टीवी ले जाओ। दैट इज नॉट प्रॉपर प्लेस। गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज है। अनकंडीशनल का क्या है, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस में आप ये भी कह सकते हो कि आप फोन करके कह रहे हो जी हम आपको 3 दिन बाद भेजेंगे, कंडीशन लगा रहे हैं आप, वो भी नहीं। ठीक है, आपस में ये इंटररिलेटेड है। थर्ड लिखो, अगर टीवी में कोई भी सामान हो तो उसकी ड्यूटी बनती है कि घर पे आके पूरा देख के जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो तीसरा कितना इंपॉर्टेंट आ रहा है। अब मैं आया, सुनो बेटे, आपने देखा होगा, मैं टीवी का एग्जांपल दे रहा हूं बार बार, क्योंकि ये नॉर्मली सबके घरों में हो चुका होता है। ये सब चीजें, लैपटॉप खरीदा या टीवी खरीदा या कुछ भी खरीदा, आप सामने वाली पार्टी को प्रॉपर टाइम दोगे कि भैया चेक कर लो। आपके घर में भी डिलीवरी आती होगी, राशन की डिलीवरी आजकल हर कोई बाय होम एट होम मंगाने लग गया है।
तो वो ऐसे नहीं करता कि सामान पैक है जी, इसमें देख लेना आप। आपको पूरी, आपके पास वो राइट्स हैं, आप नहीं देख रहे, वो आपकी गलती है, क्योंकि वो आपको कह रहा है। और अगर वो नहीं भी कह रहा तो इट विल बी डीम्ड कि आपको चेक करना चाहिए। अब आपने उस पॉलिथीन को नहीं, जैसे पूरे पॉलिथीन में पैक को कराया, यू मस्ट ओपन द पॉलिथीन एंड चेक कि क्या आपके पास सारी आइटम्स आई हैं। अगर सारी आइटम्स नहीं आई तो फिर, और आपने साइन कर दिए, तो इसका मतलब यू हैव रिसीव्ड ऑल द गुड्स वॉट एवर यू डिल आस्किंग फॉर द डिलीवर। तो ये ध्यान रखना है। तो लिखो थर्ड पॉइंट, promisee must have a reasonable opportunity of seeing. Promisee must have reasonable opportunity of seeing. Must seeing, reasonable opportunity of seeing. देखो क्या कह रहा है, Pre promises to deliver certain goods to R. T takes the goods to the appointed place. पहुंच गया जहां पर आपने कहा था। During business hours. बिजनेस की बात हो रही तो बिजनेस आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। आपको ये भी पता होगा कि जब बिल कटते हैं तो बिल में लिखा हुआ होता है कि कौन कौन से दिन मार्केट क्लोज रहती है, वो भी मेंशन करना जरूरी होता है। और अगर नहीं है तो वो लोग उसको डिस्क्लोज करते हैं। जैसे आपके यहाँ के आसपास की मार्केट का एक पर्टिकुलर डे होगा जहां पर जब वो क्लोज होते हैं। अब आपने बताना है कि भाई उस दिन तो मार्केट बंद है, मार्केट बंद है तो शॉप भी बंद है। अब आप डिलीवरी देने आएंगे तो कैसे, कौन लेगा, ऑप्शन नहीं है। फिर आपके टाइमिंग्स लिखे होते हैं बिल पर कि आपकी जो ऑफिस टाइमिंग्स हैं, आप कितने बजे से कितने बजे तक खुले होते हैं। ये तो आजकल ऑनलाइन में दिखने लग गया है ना, कि आप जो टाइम डालोगे, मान लीजिए आपने डाला 9 से 6, अगर आप 7 बजे उसको देख रहे होंगे तो वहां पर क्लोज लिखा हुआ होता है। बेशक से खुला हो, लेकिन आपने जो टाइम मेंशन कर दिया उसके हिसाब से वो क्लोज्ड। ठीक है जी। लिखो नेक्स्ट, ये हो गया 37, 38। क्या था 37? तो फुलफिल करना। 38 रिफ्यूजल अगर कर रहा है कौन, प्रोमिसी, लेकिन उसमें कुछ ध्यान रखना है कि कंडीशंस है कि आपकी तरफ से जो प्रॉमिस पूरा किया जा रहा है वो विद दीज 3 कंडीशंस हो। आप फिर ये नहीं कह सकते, अब आप कह रहे हो कि हाँ जी मैंने तो खोलने का, मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं खोलने दूंगा भाई, तो आप क्या कहोगे, वापस दे दो, मैं नहीं ले रहा, तो वो लीगल हो गया। फिर आप प्रॉमिसर को ही बाउंड करोगे कि गलती आपकी तरफ से हुई है, मेरी तरफ से नहीं हुई, अगर वो 3 फुलफिल कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? पहला अनकंडीशनल, दूसरा प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस, तीसरा याद करते हुए नहीं चल रहे हो, अपॉर्चुनिटी टू सीन्स। ठीक है जी, आ जाओ 39, सेक्शन 39, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होली। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होली। इस पर एक केस स्टडी भी है और केस भी आएगा। देखो क्या कह रहा है सेक्शन 39, प्रोवाइड दैट व्हेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फॉर परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, द प्रॉमिस में पुट टू एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस को बाद में पढ़ेंगे। आपने प्रॉमिस को कंप्लीट करने से मना कर दिया। इसके अंदर एग्जाम्पल भी आ रहा है, उस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे बहुत अच्छा, और ये आपके केस स्टडीज में भी चलेगा। और बहुत पूछा जाता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक किसके साथ, इसको फिर अपडेट करना पड़ेगा। क्या करूँ, अपडेट कर दूं?
हाँ लेकिन दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा ना, तो फिर दोबारा पासवर्ड वगैरह सब नहीं सर, ज्वाइन करना पड़ेगा। सर आपको वापस से मीटिंग ज्वाइन करनी ठीक है। अब मैं रिकॉर्डिंग भेज देंगे। कुछ है इसमें दिख रहे हैं? देखिए मैं क्या कह रहा था, एक परफॉर्मेंस के लिए एक कैफे ने एक सिंगर को अपॉइंट किया कि आप हमारे यहाँ आइए और परफॉर्मेंस करिए। बोलो जोर से, कैफे भी करते हैं अपॉइंट। तो उसने क्या कहा, ये थिएटर कह रहा है कि थिएटर में अपॉइंट किया गया उसको, और वाई एग्री टू पे ₹10,000 फॉर ईच नाइट परफॉर्मेंस ऑन द 6th नाइट एक्स विलफुली एब्सेंट्स। मूवी भी बन चुकी है इन चीजों पर। उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं, परेशान हो गया, थक गया है ना। रणवीर सिंह की पिक्चर आई थी ना, तो भाग गया था कि भाई मैंने परफॉर्म नहीं करना। तो अब उस सिचुएशन में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट खत्म, वो कंप्लीट कर ही नहीं रहा उसको पूरी तरह से। तो ऐसे सिचुएशन में एक्स विलफुली एब्सेंट्स हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर, वाई इज एट लिबर्टी टू पुट टू एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। वाई उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड कर सकता है। सर एंड क्यों करेगा, कंप्लीट करना है ना। जो वाई के लिए कह रहा है ना, वो दूसरा ऑप्शन भी आएगा, लेकिन उस वक्त तो वो चली गई। अब उस वक्त क्या होगा, मान लीजिए आज 6th नाइट को जो परफॉर्मेंस करनी थी उसने बस्ता उठाया और भाग गई। अब आप क्या करोगे? आप जबरदस्ती तो नहीं पकड़ सकते, फिर वो अलग पता चला कि अलग कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए वो अलग इशू आएगा। तो उसने कहा कि चली गई, तो अब क्या करेंगे आप? जो बाकी जिसने काम किया उसका पैसा नहीं मिलेगा किसको? अब आगे अभी वही चीज आ रही है, वो जो परफॉर्मेंस हुई है वही चीज तो आएगा कि कॉम्पनसेशन। तो क्या हुआ, कॉम्पनसेशन की बात आ रही है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, जो थिएटर है, थिएटर को नुकसान हो रहा है। थिएटर को नुकसान आ रहा है क्योंकि उसने 6th नाइट को परफॉर्म नहीं किया, 7th नाइट को भी उसने परफॉर्म नहीं किया। तो थिएटर वाला उसके साथ कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकता है खुद, या फिर वो उसके साथ बैठकर ये बात कर सकता है जो आप कह रहे थे कि भैया कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करो, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करो। या तो आप पहली बात पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दो, रिसाइन करने के बाद आपको जो नुकसान हुआ है उसके लिए आप उसके ऊपर कॉम्पनसेशन क्लेम करेंगे। दूसरा ऑप्शन, अब आप क्या कह रहे हो कि मैं रिसाइन नहीं कर रहा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं। अब जब आपने कंटिन्यू करने के लिए उससे ऑप्शन दिया और उससे बात की, तो उसके बाद आप रिसाइन नहीं कर सकते। आपने उस परफॉर्मर्स को बुलाया कि भाई आपने ये 2 नाइट का हमारा नुकसान कराया है, क्या करें? उसने सॉरी बोला कि मैं नेक्स्ट वीक ये 2 परफॉर्मेंस कर दूंगा। सुनो, घाटा हो गया। अब कुछ भी सही, वो आपने डिसाइड कर लिया आपस की जो भी समझौते हुए, और लेकिन आप एग्रीड हो गए कि ठीक है आप नेक्स्ट वीक में 2 नाइट्स को परफॉर्म कर दे, तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें इशू ये आएगा कि जो पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने की ऑफर जो थी आपके पास, फिर वो आपके हाथ से निकल जाएगी, फिर आप उसको दोबारा से रिसाइन नहीं कर पाएंगे उस फेज में, क्योंकि आपने परफॉर्म नहीं किया। अब ये वाला था, नहीं, फिर नहीं कर पाएंगे। पहले आपके पास रेमेडी है। नया कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, उसी को उसने आगे ले लिया, नया बन गया, लेकिन उसको कंटिन्यू करते हुए। ये भी अभी हम पढ़ेंगे, ये कंटिन्यूइंग हो जाते हैं, ये चीजें आगे पढ़नी है। पूरा चैप्टर में आज यही इसी चीज को ऊपर दिया जाएगा जो आपके दिमाग में इफ एंड बट चल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो फिर वो बन जाए कि कब नया कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा और कब वो कंटिन्यू कहलाएगा। ठीक है जी। तो अब इसमें लिखिए जरा नोट सेक्शन 39 के। Promisee can make contract to an end. Promisee can make contract to an end
अब लिखो अनलेस वाली सिचुएशन, अनलेस ही हैड सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट, बाय वर्ड्स और कंडक्ट। सिग्निफाई करना आ रहा है हिज एक्विसेंस, एक्विसेंस देखो क्या होता है एक्विसेंस, आप शांत रहे और इनडायरेक्टली आप एग्री कर गए। जैसे हम लोग इम्प्लाइड वर्ड यूज करते थे ना, यहां पर आप अपनी इच्छा से ही चुप रह गए। इन इट्स कंटिन्यूअंस, अगर आपने ये नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो गया, अदरवाइज जब आप चुप रह गए और आपने कहा कि ठीक है भाई और कंडक्ट आपने कहा कि चलो ठीक है होने दो, कंटिन्यू कर जाओ। जैसे बहुत बार होता नहीं है कि आपका झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद जैसे स्कूल में होता है कि टीचर आपको पनिश करते हैं, उसके बाद टीचर क्या कहता है कि 1 हफ्ते के लिए मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा, और चुपचाप कहते हुए चले गए। उसका मीनिंग क्या होता है कि मैंने कुछ नहीं कहा, आपको धमकाया है, आप जाके दोबारा से क्लास में बैठ जाओ, कंटिन्यू। क्योंकि अगर वो परफॉर्म करना है तो अब आपका उसमें क्या कंडक्ट आया कि बोल तो गए लेकिन आपका एक कंडक्ट आया, इसी को कहते हैं एक्विसेंस। चुपचाप से आप निकल गए, आपके टीचर ही जाओ। तो वो अलग चीज हो गई ना, हद हो गई यार। मैं इतना क्लियरली बोल रहा हूं कि वो सिर्फ बोलकर चले गए और आपको उन्होंने नहीं भेजा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ही इज अलाउइंग यू टू सिट इन द स्कूल। लेकिन जब आपको भेज दिया तो आपको उन्होंने सीधा पहले ही कर दिया उस चीज पर एक्शन। डिफरेंस समझना बेटा, बात को जबरदस्ती थोड़ी कि हाँ नहीं। एक क्लास में वो बच्चा था ना, वो कहता कि हाँ जी, हाथ खड़ा कर देता, कुछ पूछो। हाँ बेटा सर एक डाउट है, वो जो पिछला वाला पॉइंट था रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद सर एक डाउट है, क्या वो पिछला वाला पॉइंट सर रिपीट करो, क्यों? जस्ट टू शो द प्रेजेंस। समझ आ रहा होता है। अब ये वाला पॉइंट समझ में आ गया था लेकिन मेरे को स्कूल से निकाल दिया। ये कोई लिंक ही नहीं है इसका आपस में। ये सिंगल वाला पॉइंट समझ आया। अब लिखो इसमें एक और नोट, देखो यहां पर आपका पॉइंट समझ में आएगा। और वो क्या कह रहा है, सेक्शन 39 क्या कह रहा है, या तो आप टर्मिनेट कर दो कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने कहा कि पहला ऑप्शन तो क्या है आपके पास, यहाँ तो सीधा टर्मिनेट कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, टू इंडिकेट बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट दैट ही इज इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूअंस। वहां पर एक्विसेंस वर्ड यूज कर लिया, यहाँ पर उसने कहा कि आपके एक्ट और आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, जो आप मना नहीं कर रहे लेकिन आप चाह रहे हो कि कंटिन्यूअंस हो जाए। फिर नीचे क्या कह रहा है, इन केस द प्रॉमिस डिसाइड टू कंटिन्यू, जो मैं आपको बात करता वही लिख रहा है, ही वुड नॉट बी इंटाइटल्ड टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दे दी, अब आपका टीचर आपको इंप्लाइड एक्सेप्टेंस देकर चला गया, तो इसका मतलब वो वाला तो काम खत्म हो गया। अब 1 हफ्ते बाद वो ये नहीं कह सकता मैंने तुम्हें कहा था उस दिन कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूं तो अब सस्पेंड कर रहे हैं, खत्म हो गया उसी दिन। तो ये पॉइंट छोटा सा लिख लीजिए यहां पर। क्या था हमारा नोट, पिछला क्या लिखा था अभी, ठीक है। अब नोट 2 लिख लो, इफ promisee decides to continue, if promisee decides to continue the contract, if promisee decides to continue the contract, he would not be able अब इसमें करना क्या है वैसे बताओ, अगर अपडेट करना है तो
अपडेट कट कर दो मेरे सर ब्रो हो नहीं रहा, मैं तो कर ही रहा हूँ। सर टेबल का नाम अब वो सर न्यू मीटिंग में सर न्यू मीटिंग में जॉइन ऑडियो कह रहा है, बड़े लफड़े यार। सही है सही है मुझे लगता है सुनो, मैं सॉरी बोल दूंगा, उन बच्चों को दोनों को रिकॉर्डिंग भेजते हैं, 2 ही बच्चे हैं। हाँ जी, क्या लिखवा रहा था मैं? He will not be able to put an end to the contract. He will not be able to put an end to the contract. और एक थर्ड नोट लिख लो, promisee can claim for damages. Promisee can claim for damages. प्रॉमिसर बना करना था ना करने के लिए। सोचो ध्यान से, अभी आप खुद आंसर दोगे। सफर कौन कर रहा है? प्रोमिसी सफर कर रहा है ना बेटा, मैं प्रोमिसर हूँ ना। जो सिंगर है, सिंगर इज द प्रोमिसर, सिंगर प्रोमिसर है। अच्छा, प्रोमिसर कौन होता है? जिसने प्रॉमिस फुलफिल करना है। वो जो सिंगर थी वो प्रोमिसर थी इस वक्त कि 6 नाइट पर गाना उसकी ड्यूटी थी, प्रोमिसर है इस वक्त। तो प्रोमिसी जिसके यहाँ परफॉर्म कर रहा है उसका प्रॉमिस तो पेमेंट करना होगा ना, तो वो पेमेंट के लिए तो मना नहीं कर रहा। मना कौन कर रहा है? सिंगर। तो सिंगर अपने पार्ट पर कर रहा है ना। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों पार्टी से होता है ना बेटा। तो सर थिएटर वालों का होगा ना। हाँ, तभी तो इस वक्त तो प्रोमिसी है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ प्रोमिसी कैन क्लेम फॉर डैमेजेस, यही तो लिख रहा हूँ। ये एग्जाम्पल इसीलिए ऐड किए जाते हैं जिससे याद रहे। यहाँ पर सिंगर जो है प्रोमिसर है और जो थिएटर वाले हैं वो प्रोमिसी हैं। लिखो जी। नेक्स्ट, यहाँ पर एक साथ तीनों सेक्शन आ रहे हैं, 40, 41, 42। नेक्स्ट लिखो, बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म। बहुत अच्छा है, ये भी अब आपको पढ़ने से समझ में आ रहा होगा। अगर आपसे जनरल पूछो, इन जनरल 2 तो हम पढ़ चुके अभी। एक तो हमने क्या पढ़ा कि भाई मैं खुद ही परफॉर्म करूंगा अगर मैं पार्टी टू का कॉन्ट्रैक्ट हूं। और अभी फर्स्ट जब 37 कर रहे थे तो उसमें क्या बताया था? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा भी तो बता दिया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी तो करेगा फुलफिल। हाँ, कॉन्ट्ररी टू लॉ ना हो, कॉन्ट्ररी टू कोई दूसरे उससे लॉ से ना हो रहा हो तो अलग बात है। जैसे मैंने मैरिज वाला कहा तो वो कॉन्ट्ररी था, लेकिन जो हाँ एमएफ हुसैन स्किल वाली बात आ गई वो भी कॉन्ट्ररी था। लेकिन अगर गुड्स के ट्रांसफर की बात हो रही है तो वो तो पॉसिबल है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर का एग्रीमेंट हो चुका है तो वो भी पॉसिबल है। हाँ, लीगल फॉर्मेलिटीज बढ़ जाएंगी जरा, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ होता है तो लीगल फॉर्मेलिटीज बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पर 40, 41, 42, 40 के अंदर वो कह रहा है कि भाई हमें इसमें कौन कौन सी पार्टीज हैं जो इनको परफॉर्म कर सकती हैं। तो पहला लिखो सेक्शन 40 में सीधा, फर्स्ट प्रोमिसर हिमसेल्फ। प्रोमिसर हिमसेल्फ, ये सेक्शन 40 आ रहा है पहले, सेक्शन 40 के अंदर आ रहा है पहले प्रोमिसर हिमसेल्फ। सेकंड, एजेंट। एजेंट आपका स्टाफ भी हो सकता है, एजेंट आपका स्टाफ भी हो सकता है। हमने पहले भी कई बार पढ़े हैं कि मैनेजर ने डिलीवर कर दिया तो कर सकता है, क्योंकि जब हमने स्टाफ रखा हुआ है तो हर वक्त सारे काम मैं ही थोड़ी करूंगा, स्टाफ इसलिए एंगेज किया है। तो वहां पर स्टाफ जो है एक तरीके का एजेंट टू द ओनर होता है। ठीक है, एजेंट मतलब हमेशा ये मत सोचना वो कमीशन एजेंट। थर्ड,
लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये सेक्शन 40 के अंदर है तीनों। सेक्शन 40 में 3 है, क्या क्या? प्रोमिसर हिमसेल्फ, एजेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेक्शन 41 पर आ जाओ, थर्ड पर्सन। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल सा है कि व्हाई थर्ड पर्सन एंड हाउ इट कुड बी। पॉसिबल है ऐसा? बहुत रेयरेस्ट केसेस में होता है। कोई थर्ड पर्सन जिसको आप ना जानते ना पहचानते, कोई मतलब नहीं, और उसके बावजूद भी आपके बिहाफ पर वो फुलफिलमेंट कर रहा है आपके ऑब्लिगेशन को। लेकिन फिर भी अगर हो गया तो इसमें इसको मानेंगे कि भाई फुलफिल हो गया। अगर मैं वैसे तो कह रहा हूं चांस कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी ने थर्ड पर्सन ने आपके ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिए तो उनको माना जाएगा फुलफिल्ड। उसके बाद जो प्रॉमिसी है वो क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं अब मैं तो पर्टिकुलर हूं, मैं तो आपसे मांगू, मतलब इधर से भी ले लिया, अब आप भी परफॉर्म करो। फिर आप क्लेम नहीं कर सकते थर्ड पर्सन से अगर एक बार हो गया तो। समझ गए बात को? इसका एक एग्जाम्पल भी आ रहा है। एग्जाम्पल में वो बता रहे हैं कि लेन देन था, सपोज करो 1 लाख रुपए का है कुछ लेन देन, 1 लाख रुपए का लेन देन था। कोई थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट थी नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी, थर्ड पर्सन आया और आपके बिहाफ पर उसको 60,000 रुपए देकर चला गया कि यार छोड़ो, गरीब आदमी बेचारा, 60,000 ले लो, काम खत्म। उसने काम खत्म नहीं किया, कह रहा 60,000 तो मैं ले लेता हूं, लेकिन 40,000 उससे और क्लेम करूंगा। तो जो 60,000 उसको मिल गए, वो कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि मुझे 60,000 तो उससे मिले हैं, वो किसी और बात के थे, मैं इससे पूरा 1 लाख क्लेम करूंगा। नो, जबकि थर्ड पर्सन। समझ गए बात को? तो ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, तो उन सिचुएशंस में एक्सेप्टेड माना जाता है कि हाँ भाई परफॉर्म है। और लिखो एक जॉइंट प्रोमिसर, सेक्शन 4। बहुत फर्क है। थर्ड पर्सन का मतलब आप उसे जानते ही नहीं, आप बात कर रहे हो, आपका जानकारी नहीं, कोई आ गया। एजेंट तो आपका जान पहचान का है, आपका एम्प्लॉय हो सकता है, आपका हायर्ड पर्सन हो सकता है, एम्प्लॉय भी हायर्ड ही होता है, लेकिन एक इस मतलब आपके एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं है, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बाहर एजेंट्स अपॉइंट करते हैं। आजकल तो बहुत सारे चल रहे हैं आउटसोर्सिंग वाले प्रोसेसिंग में, है ना। एक मेरे क्लाइंट ने कहा कि भाई हमने वो चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो एक किसी तरीके से कांटेक्ट मिला, वो जाकर जब ऑफिस में बैठा तो वो कहता जी हम तो सारे काम करते हैं, आपका अगर मान लीजिए पैसा रिकवर करना है तो वो भी करते हैं, आपको कहीं से कुछ लाना है तो हम वो भी ले आएंगे। मतलब आजकल इतना कुछ हो गया है आउटसोर्सिंग में, तो आपको सिर्फ हमें बताना है, हम कर देंगे आपका काम, कुछ भी। तो उसी बेस पर तो वो नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है ना कि आपको बुक मंगानी है अपने दोस्त से, वो कौन सा क्या है, कुछ एक ऐप है, अगर आपको बुक मंगानी है अपने दोस्त से तो आप उस ऐप पर कांटेक्ट करो, वो उसके घर जाएगा और वहां से बुक आपको लाकर दे देगा और कुछ पैसे ले लेगा। एक ऐप आ गया ऐसा, ज़ैप ज़ूप समथिंग कुछ ऐसा है ना, ज़ैप क्या है, एक है ऐप इस तरीके का, आप लोग देख लेना। आप इस मामलों में आप लोग हमसे ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन उसका काम सिर्फ क्या है, सामान उठाकर डिलीवर करना। वो सिचुएशन में कब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई शॉपकीपर आपको फ्री होम डिलीवरी नहीं दे रहा, कोई शॉपकीपर आपको फ्री होम डिलीवरी नहीं दे रहा, या आपके पास फ्री होम डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है और आप अपने क्लाइंट को सामान भेजना चाहते हैं, तो आप उसे फोन करेंगे, वो आपके यहां से सामान उठाएंगे और उस जगह छोड़ देंगे। कैरियर टाइप के काम हो गया। ठीक है जी, सेक्शन 42 में आ गया जॉइंट प्रोमिसर्स। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लाइक पार्टनरशिप। लाइक पार्टनरशिप होता है बिल्कुल जॉइंट प्रोमिसर। देखो क्या कह रहा है, इसका एग्जांपल पढ़ लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे ₹60,000 टू डी। क्या हुआ?
हाँ 6 लाख रुपए। हियर ए बी एंड सी मस्ट जॉइंटली परफॉर्म द प्रॉमिस। तीनों ने मिलकर प्रॉमिस किया है, तीनों ने मिलकर प्रॉमिस किया है। कोई सिचुएशन बता सकते हो कब होता है ऐसा कि 3 लोग एक पर्सन को प्रॉमिस कर रहे हैं? जब दो बंदे क्या कहते हैं थोड़ा सा उधार पे नहीं कोई एग्जांपल बताओ। पार्टनर जब बिल्डिंग पे टाइम चलो मैं बताया तो मैं जो आजकल चल रहा है कि मान लीजिए 3 ब्रदर है, 3 ब्रदर ने एक बिल्डर को कहा कि भाई एक फ्लोर बना दो, 3 बिल्डर्स, और तीनों बिल्डर्स ने जॉइंटली प्रॉमिस किया है कि विल पे यू इतना अमाउंट। तीनों जो ब्रदर हैं तीनों ने उस एक बिल्डर को प्रॉमिस कर दिया। एक सिचुएशन इस तरह की बन सकती है। आपको सिचुएशन भी पता होनी चाहिए ना, सिर्फ इतना बार लिखने से बात नहीं बनेगी, आपको पता होना चाहिए, क्लियर आपको होना जरूरी है। नहीं तो आप ही कंफ्यूज हो, आपसे पूछ रहे ऐसी सिचुएशन कब होगी, तो सिचुएशन तो पता हो। तो सिचुएशन में आ गया कि तीनों ने कहा कि हाँ ठीक है। पार्टनरशिप का रूल मालूम है ना, है ना? पार्टनरशिप में डेथ भी होती है। यहां पर जॉइंट वेंचर वर्ड यूज किया है थोड़ा सा, इसलिए मैं दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा हूं कि पार्टनरशिप में तो डेथ होते है, इसको साइड कर दिया जाता है, उसके लीगल एज को सारा अमाउंट कैलकुलेट करके आप वापस कर देते हो। यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी उससे अलग है, ध्यान रखिएगा बस, मैं इसलिए कह रहा हूं। यहां पर तीनों ने प्रॉमिस किया, एक ही डेथ हो गई, तो उसके प्रॉमिस का पार्ट कौन परफॉर्म करेगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। समझ गए? तो क्या कह रहा है? इफ ए डाइज देन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट जॉइंटली विद बी एंड सी। बी भी डाई कर गया तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड सी। सी की भी डेथ हो गई तो ए का, बी का, सी का, तीनों का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये फिर मैटर बन जाएंगे चेन के कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहां तक जाते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर कोर्ट तक जा सकता है। उसमें क्या होता है कि फिर ए और बी और सी की प्रॉपर्टी जिसको मिल रही है, किसी को तो मिल रही है, दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल। समझ रहे हैं बात को? माइनर इसमें एग्जेम्प्टेड है, आपको ये याद होगा। माइनर जो है बेनिफिट्स के लिए है, लायबिलिटीज के लिए नहीं है। लेकिन माइनर की बात हो रही है, जो एस्टेट है डिसीज पर्सन की, उसकी एस्टेट लायबल है। समझ गए बात को? उसको बेच करके होगा, सिंपल है। तो उसमें ऐसा कोई इशू ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हाँ आप कोई बहुत ही ज्यादा फक्कर है कि जिसके पास कुछ है ही नहीं, अकेला बंदा किराए पर रहता है, छोटे से घर में, ना घोड़ा ना गाड़ी ना कुछ, तो वो पैसा कहां से देगा? फिर तो लेना मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पर तो वैसे ही आ जाएगा कि भाई हाँ। तो अब उस सिचुएशन में आ जाओ। लेकिन आपको मैं और एक बता दूं, ज्वाइंट वेंचर में एक और समस्या होती है। एक ही डेथ हो गई, आगे भी इसमें बढ़ेंगे भी, तो ये प्रॉमिसी है, वो अकेले बी और सी को कह सकता है कि फुलफिल पूरा प्रॉमिस। अब मुझे नहीं पता, आपके साथ तय हुआ 6 लाख रुपए, अब आप दोनों दो। इसीलिए मैंने वो ब्रदर वाली सिचुएशन बनाई है, वो थोड़ी सी इजी रहती है, सिंप्लीफाइड। क्योंकि अगर इन केस किसी एक ब्रदर की डेथ हो गई, फ्लोर तो बना, फ्लोर किसके पास जाएगा? बाकी दोनों के पास। दे हैव टू पे। वो ये नहीं कह सकते हमारा शेयर तो भाई हम दोनों देंगे, बाकी तीसरे का तो ऊपर जाके तो मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। प्रॉमिसर, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्लियर हो गया। थर्ड पर्सन का थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आपको उसे बड़े ध्यान से समझना है। जॉइंट प्रॉमिसर का क्लियर हो गया सबको? एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, इसी बेस पर आ रहा है। Distinction between succession and assignment.
सक्सेशन एंड असाइनमेंट। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे तो ये बहुत बड़ा है, ये अपने आप में 8-10 पॉइंट लेकर बैठता है, लेकिन इतना ही इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करके इतना ही करेंगे जो ये बता रहा है। सक्सेसर्स कौन होते हैं बेटा? लीगल ईयर्स। लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल ईयर्स में थोड़ा सा फर्क हो जाता है ना। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की एक बहुत, हाँ मतलब लीगल ईयर्स में जो आ गया जो वारिस है, लीगली रिप्रेजेंटेड जो उनको लीगली रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी। सक्सेसर्स होते हैं लीगल ईयर्स। असाइनमेंट एक जहां पर सिर्फ एक कुछ काम करने के लिए किसी को अपॉइंट किया गया। तो क्या कह रहा है देखो, सक्सेशन एंड असाइनमेंट में बी नोटेड केयरफुली when the benefits of a contract are succeeded by the process of law, then both burden and benefits, burden क्या होता है? liability, और benefits हो गए assets, then both burden and benefits attaching to contract may sometimes devolve on legal heirs. devolve उसके पास सारे पहुंच जाते हैं, किसके पास? लीगल ईयर के पास। ये क्या है? सक्सेसर। सपोज अ सन सक्सीड्स टू द एस्टेट ऑफ हिज फादर आफ्टर हिज डेथ, ही विल बी लायबल टू पे द डेट्स एंड द लायबिलिटीज। ये भी सुना होगा कि भाई अगर प्रॉपर्टी सारी कैरी फॉरवर्ड हो रही है बेटे को, तो फादर की लायबिलिटीज भी बेटे को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। बट इफ द डेट्स, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर, वो इसका आंसर दे रहा है कि अगर फादर की लायबिलिटी है 1 लाख और एसेट मिली है 80,000, तो 20,000 के लिए आप एग्जेम्प्ट है। आप अप टू एस्टेट, क्योंकि लायबिलिटी फादर ही चुकाएंगे, लेकिन आपको जो एसेट ट्रांसफर हो रही है वो एसेट्स हेड लायबल फॉर द लायबिलिटीज। तो क्या कह रहा है? But if the debts owed by his father exceeded the value of the estate inherited by the son, then he would not be called upon to pay the excess. जो excess को पेमेंट करने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। In other words, the liability of the son will be limited to the extent of the property inherited. तो लिखे सक्सेशन के बारे में। सक्सेशन when after the death of a person, assets and liabilities transferred to the legal heirs of the deceased, person, with all the liabilities full stop। नेक्स्ट लाइन में लिखिए with all the liabilities full stop। नेक्स्ट लाइन में लिखिए it must be noted that legal heir will be held liable for the liabilities of deceased, will be held liable for liability of the deceased up to the maximum of value of assets।
अप टू द मैक्सिमम ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है जी, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है पॉइंट? अब देखो असाइनमेंट में क्या कह रहा है। इन द मैटर ऑफ असाइनमेंट हाउ एवर, डिफरेंस यहां से समझ में आएगा। द बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असाइन्ड, सिर्फ क्या असाइन किया जा सकता है? बेनिफिट। ओनली बी असाइन्ड बट नॉट द लायबिलिटीज देयर अंडर। This is because when the liability is assigned, a third party gets involved therein. तो इसमें लिखो छोटा सा असाइनमेंट, हेडिंग डाल दो असाइनमेंट। Here only benefits will be assigned, not the liabilities. Here benefits will be assigned, not the liabilities. Only benefits will be assigned, not the liabilities. Next line में लिखो because in this situation third party gets involved. तो उसका एक एग्जाम्पल समझो, उससे समझ में आएगा। ए डेटर कैन नॉट रिलीव हिमसेल्फ ऑफ हिज लायबिलिटी टू क्रेडिटर। बाय असाइनिंग टू समवन एल्स हिज ऑब्लिगेशन टू रिपे द डेट। डेटर और क्रेडिटर में क्या फर्क था? डेटर्स कौन है? डेटर से आपको पैसा मिलना है और क्रेडिटर्स को आपको पैसा देना है। यहां पर असाइन जो कर रहा है बंदा, जो असाइन कर रहा है वो बंदा, एक तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वो अभी मरा नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए। असाइनमेंट में सिर्फ बेनिफिट ट्रांसफर कर रहा है वो, लेकिन जब मैं उसके साथ कहूंगा लायबिलिटीज भी मर्ज कर दो, तो लायबिलिटीज के लिए थर्ड पार्टी आ गई। मैं किसी को बेनिफिट असाइन कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने आपको एक कहा कि भाई ये जो डेटर है मेरा, ही विल पे यू, दिस डेटर विल पे यू। तो बेसिकली मैंने जो आपके साथ एग्रीमेंट किया, वो एग्रीमेंट सिर्फ मैं डेटर्स के केस में कर सकता हूं कि वॉट एवर बेनिफिट यू नीड वो वहां से आपको डेटर दे देगा। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं कि अब आप एक क्रेडिटर को भी पेमेंट कर देना, तो उस केस में क्रेडिटर कौन होगा अदर देन डेटर? तो वो कह रहा है कि एक पार्टी और इन्वॉल्व हो जाएगी, यानी जो असाइनर और असाइनी, यानी मैं असाइनर हूं और आप असाइनी हैं, आपको पैसा मिलना है डेटर से, तो वो तो आपको मिलना है। मैंने डेटर को बोल दिया होगा वो आपको पैसा दे देगा। लेकिन जब मैं आपको कह रहा हूं यू आर हेल्ड लायबल टू पे क्रेडिटर, तो उस केस में क्या होगा? आपका एग्रीमेंट किसके साथ हो रहा है? क्रेडिटर के साथ, जो कहता है हम असाइनमेंट में नहीं कर सकते। असाइनमेंट का सिंपल सा लॉजिक, ओनली बेनिफिट। जबकि सक्सेसर में क्या था कि जो जिसकी डेथ हुई उसके डेटर भी और क्रेडिटर भी, दोनों के साथ उसे डील करना पड़ेगा वगैरह। लेकिन असाइनमेंट में ऐसी सिचुएशन नहीं होती, ओनली बेनिफिट्स। जैसे मैंने बताया कि इसमें ज्यादा इन्होंने डिटेल में नहीं लिया है, मैं आपको एक हल्का सा हिंट और दे देता हूं। सक्सेसर की सिचुएशन कब आती है? जब किसी की डेथ हो जाती है। लेकिन असाइनमेंट में किसी की डेथ होना नहीं है, डेथ है ही नहीं, वो जिंदा रहते ही कर सकता है असाइनमेंट, मरने के बाद तो सक्सेशन ही होगा। लेकिन असाइनमेंट कौन कर सकता है? जिंदा रहते। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें इतना ज्यादा वो ले नहीं रहा, सिर्फ छोटा सा मोटा मोटा बात ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, कोई मान लो कोई है, उसने अपने जीते जी अपने को लीगल